निर्मला सीतारमण की 1 फरवरी की स्पीच से 2025 का बजट अनाउंस हो गया है, लेकिन जैसे ही निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी स्पीच दी, उस स्पीच की एक छोटी सी क्लिप पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होना स्टार्ट हो गई, जहां निर्मला सीतारमण को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था जीएसटी के ऊपर, पॉपकॉर्न पे टैक्स लगाने के ऊपर। लेकिन जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई, उनकी एकदम से इमेज चेंज हो गई, लोग उनको लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं। तो सबसे पहले ये क्लिप देख लीजिए आप। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. नाउ फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। एक्चुअली ये 12 लाख नहीं, 12,75,000 रुपए अमाउंट है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है कि जो टैक्स स्लैब आया है वो तो कुछ और ही कह रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 12,75,000 पे कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन जो टैक्स स्लैब है उसमें आपका 0 से लेकर 4 लाख, 4 से 8, 8 से 12, इस तरीके से अलग अलग टैक्स रेट है टैक्स स्लैब के अंदर। काफी सारा कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले मुलाकात की थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू से, और द्रौपदी मुर्मू ने वहां पर उन्हें दही चीनी भी खिलाई, जिसके बाद वो पार्लियामेंट गई और पार्लियामेंट में जाने के बाद अपनी स्पीच दी। सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं बजट पेश करने के, और साथ ही साथ समझेंगे कुछ बजट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी हेल्प करेगा। साथ ही साथ हम समझेंगे कि विजन क्या है बजट 2025 का, और क्या ये नए टैक्स स्लैब है, इनको हम डिटेल में समझेंगे कि 2025 से 26 के बीच में जो टैक्स स्लैब लगने वाला है वो किस तरीके का होगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया है, और आने वाले टाइम में 2025 से 26 के बीच में कहां गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करेगी। तो आगे पढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है मनीष चौधरी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे यूपीएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीयूईटी, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मोस्टली डिप्लोमेट पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप दिया होगा मेरा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको सभी डिटेल्स वहां पे आपको अपडेट देता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट वर्ड मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आर्टिकल 112 के अंदर आता है, और ये किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको समझा दूं। आप यहां पे देख सकते हैं निर्मला सीतारमण सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिली। क्यों मिली? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आप बजट तभी पेश कर सकते हैं, पहले आपको अप्रूवल लेना होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंडर निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू से मिली, ताकि उनसे अप्रूवल ले सके, जिसके बाद वो पार्लियामेंट में बजट पेश कर सके। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बजट से रिलेटेड, जो आपको पता होना चाहिए अपनी जनरल नॉलेज के लिए। यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि मोरारजी देसाई ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने देश में सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है। टोटल 10 बार बजट पेश किया, लेकिन याद रखिएगा लगातार नहीं था, इन्होंने अलग अलग टाइम पर बजट पेश किया, लेकिन ओवरऑल 10 बार बजट पेश किया है। जिसके बाद आपका आता है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये देश की पहली फाइनेंस मिनिस्टर बन गई है जिन्होंने लगातार 8 साल तक बजट पेश किया है, और 2020 का जो बजट था वो अब तक का इंडिया की हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच थी, लगभग 2.5 घंटे की स्पीच थी। तो ये भी आप याद रखेगा कि लॉन्गेस्ट बजट स्पीच भी निर्मला सीतारमण की थी 2020 की, और लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली महिला बन गई है, महिला भी और फाइनेंस मिनिस्टर भी। अब इसके बाद आता है मनमोहन सिंह का नाम। जो सबसे बड़ा बजट पेश किया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था 1991 में। अगर आपको पता हो 1991 में इंडिया में एलपीजी की पॉलिसी आई थी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई थी, जिसके लिए बहुत बड़े रिफॉर्म किए गए थे, और उसी कारण से ये जो बजट की स्पीच थी ये बहुत बड़ी स्पीच थी, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेड स्पीच थी, इसमें बहुत सारे वर्ड्स थे। तो ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा अपने फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, अपनी फ्यूचर नॉलेज के लिए। अब बात करते हैं कि बजट का विजन क्या है। 2025 का जो बजट है उसका विजन क्या है। देखिए मेन है विकसित भारत, यानी कि डेवलप्ड इंडिया बनाना।
हम इसी रेस में हैं। अब डेवलप इंडिया बनाने के लिए 5 कीवर्ड्स दिए गए हैं कि हमें सबसे ज्यादा ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा। ग्रोथ पे इन टर्म्स ऑफ हमें क्या करना होगा, अच्छे स्कूल, अच्छी रोड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। और साथ ही साथ बात की गई है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है जैसे पहले किसी भी गरीब व्यक्ति का अकाउंट नहीं होता था, लेकिन अभी जनधन योजना के अकॉर्डिंग उनका अकाउंट है। हर किसी का इंश्योरेंस नहीं होता, आयुष्मान भारत स्कीम से उनका इंश्योरेंस भी है। इसी तरीके सबका कलेक्टिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे। और साथ के साथ जो मिडिल क्लास ग्रुप है उसकी इनकम जो है, उसका जो एक्सपेंडिचर है को भी बढ़ाएंगे। अगर वो टैक्स कम पे करेगा तो उसके पास खर्चा करने के लिए ज्यादा होगा, वो अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर अच्छा खर्चा कर सकता है, तो वो भी हम देखेंगे। साथ के साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है और जो हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स है उनको भी हमें अपलिफ्ट करना है। लेकिन ये सारा डेवलपमेंट जो विकसित भारत है वो कहां पर फोकस होगा, वो गरीब लोगों पर फोकस होगा, वो यूथ पर फोकस होगा, वो अन्नदाता बेसिकली यहां फार्मर्स की बात की गई है, और नारी शक्ति यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस होगा। अब बात करते हैं टैक्स स्लैब। ये टैक्स स्लैब क्या है? जब निर्मला सीतारमण ने ये कह दिया है कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना, तो यहां पर आप देख सकते हैं 0 से 4 में आपका नील है। आपका 4 to 8 लाख की जो इनकम है उसमें 5% देना है, 8 से 12 की में 10%, 12 से 16 लाख की इनकम में आपको 15%, 16 से 20 लाख की इनकम में 20%, और 20 से 24 में आपको 25%, और 24 से ज्यादा अगर आप कमाते हैं तो आपको कितना देना, 30% टैक्स देना है। तो ये कैसे, दोनों में अंतर क्या है समझिए। देखिए, अगर आप इनकम है आपकी 12 लाख और 75,000 जो आपका डिडक्शन होता है उसको भी ऐड कर दिया गया है, तो 12,75,000 अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा क्रॉस करती है, सपोज मान लीजिए आपकी 15 लाख की इनकम हो गई, तो 15 लाख की अगर आपकी साल की इनकम होगी, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आप 12,75,000 से ऊपर आ चुके हैं। अब टैक्स कैसे देंगे? सपोज मान लीजिए 0 से 4 लाख की इनकम में, इस 15 लाख को मैं अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करूंगा। 0 से 4 लाख में आपको 0 टैक्स देना है, आपको कोई अमाउंट नहीं देना। अगले 4 से 8 लाख में आपका 20,000 का टैक्स हो जाएगा 5% के रेट से। फिर आपका 8 से 12 की इनकम में अगेन फिर से 4 लाख और ऐड हो गया, और ये आपका आ गया 10% में, तो इससे आपका 40,000 का टैक्स आ गया है। अब बाकी जो बचा 12 लाख के बाद 15 में से माइनस करेंगे 3 लाख, और 3 लाख वो आपका किस में आ रहा है, 12 से 16 के बीच में आ रहा है, इसमें आपका टैक्स बनेगा 45,000। तो टोटल आपका टैक्स कितना हो गया है, 1,05,000 के लगभग। अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो आपका जो टैक्स लगेगा वो 1,05,000 के लगभग लगेगा। उसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मान के चलिए 15 लाख की इनकम में 1 लाख के आसपास आपको टैक्स पे करना होगा। इस तरीके से आपको टैक्स पे करना है, यानी कि आप समझ लीजिए 12,75,000 से जैसे ही क्रॉस होगा वैसे ही आप पर टैक्स लग जाएगा। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा, आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर हमने ये कह दिया कि आपको रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब आपकी इनकम 8 लाख से कम होगी, तो लोग क्या काम करते हैं, या तो 8 लाख से ज्यादा इनकम शो नहीं करते, उस पैसे को छुपाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर वो कोशिश करते हैं कि उससे ऊपर ही ना जाए ताकि वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सके। वैसे यहां पर हमको देखने को मिलेगा कि अगर लोगों की इनकम 12 लाख, 13, 14, 15 ऐसे इनकम जाती है तो उस इनकम को वो छुपाने की कोशिश करेंगे, वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि उन्हें वो टैक्स पे ना करना पड़े। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा मेन रिलीफ यही है कि अब टैक्स कम देना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास अच्छा खासा पैसा बच जाएगा अपने खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, एक टर्म आता है लेफर कर्व। लेफर कर्व में यह कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट कम कर देगी तो ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा। तो वही करने की कोशिश की गई है कि टैक्स रेट को घटाकर और आपका जो लिमिट है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करें। अब यहां पे लोग अवॉइड कम करेंगे, लेकिन इंडियन मेंटेलिटी है, बहुत सारे लोग अवॉइड करने की भी कोशिश करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू आया है टोटल, वो कहां से आया है। जो सबसे बड़ा रिवेन्यू आया है ना, वो आया बोरोविंग और अदर लायबिलिटीज। बोरोविंग मतलब जो सरकार कर्जा लेती है उससे सरकार का सबसे बड़ा रिवेन्यू आया है, जिसमें आपका जो बजट के टाइम पे एक्सपेंडिचर करेगी उसमें।
बोरोविंग हो गया या फिर किसी को लोन दिया था उसकी जो पेमेंट आई है वो सब आपका इसमें आ गया है। फिर उसके बाद किसमें इनकम टैक्स 22% कहां से आया है, इनकम टैक्स से आया है। और इनकम टैक्स के बाद कहां से आया है, फिर आपका जीएसटी से जो आपकी कमाई हुई है सरकार की वो 18% है। और जीएसटी के बाद जो कॉर्पोरेट टैक्स है यानी कि जो कंपनी वाले टैक्स पे करते हैं उसका रेशियो कितना है, 17%। फिर बाकी आपका बहुत सारी अलग अलग चीजें, कस्टम्स है, नॉन टैक्स रिसिप्ट है, आपका यूनियन एक्साइज है, वो अदर चीजें। लेकिन मेजर जो आपका आया है वो आया आपका बोरोविंग से, इनकम टैक्स से, जीएसटी से और फिर कॉर्पोरेट टैक्स से। अब बात करते हैं कि जो सरकार है खर्चा किस किस पे करती है, सबसे ज्यादा खर्चा किस किस पे किया है। सरकार ने सबसे ज्यादा खर्चा जो किया है वो किया है स्टेट्स को शेयर देने के लिए। जब भी सरकार क्या काम करती है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स सरकार के पास आता है तो सरकार उसमें से फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे स्टेट्स को भी पैसा देती है। तो सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया गया है, स्टेट्स को दिया गया है। उसके बाद आपका आता है जो इंटरेस्ट पेमेंट, जो सरकार ने लोन लिया है उसकी जो इंटरेस्ट की पेमेंट की है उसको रिफंड किया है सरकार ने। फिर उसके बाद कहां पर है, उसके बाद आपका आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जितनी भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है उसमें आपका सबसे ज्यादा पैसा जाता है। फिर आप देखेंगे कि उसके बाद किसमें जाता है, उसके बाद आपका अदर एक्सपेंडिचर है, आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, आपका फाइनेंस कमीशन के ट्रांसफर्स है, डिफेंस है और सब्सिडीज है, इन सब में भी पैसा जाता है। अब बात करते हैं मेजर, इस बार जो बजट है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किसके लिए दिया गया है, सबसे ज्यादा दिया गया है डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए आपका 4,91,732 करोड़ जो है एलोकेशन दिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, सबसे ज्यादा याद रखिएगा डिफेंस के लिए। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट के लिए है, उसके बाद आपका होम अफेयर्स के लिए, फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, फिर एजुकेशन पे जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 5th नंबर पे है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा जब तक इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ पे हम एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं करेंगे। आप हेल्थ में देख रहे हैं, हेल्थ में कितना कम एक्सपेंडिचर है, जिसमें कि हेल्थ का बर्डन कितना ज्यादा है। एम्स जैसे हॉस्पिटल देखिए या कुछ भी आप देखिए, हेल्थ का बर्डन ज्यादा है, बीमारियां ज्यादा है। हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा डेवलप करना है, हमें एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर एलोकेशन था वो और ज्यादा हो सकता था। जिसके बाद आपका आता है फिर अर्बन डेवलपमेंट, आईटी एंड टेलीकॉम, एनर्जी। तो इस तरीके से मेजर रिस्क में जो फोकस है आपका एजुकेशन और हेल्थ पे है, और एजुकेशन और हेल्थ पे अगर आप देखें और 5th और 6th नंबर पर रखा गया है। यानी कि मैं देखूं तो बहुत ही कम एलोकेशन है ये। ऑलराइट, आपका क्या व्यू है, आपके जो भी व्यूज है मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएगा, हम उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम और अच्छी पॉलिसीज ला सकते हैं, कौन सी पॉलिसीज इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहेगी ताकि इंडिया आगे आने वाले टाइम में सुपर पावर बन सके, और कौन सी पॉलिसीज ऐसी है जो इंडिया के लिए खराब साबित हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, वहां पर हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी चीजें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।